चलिए ओके अंशुल एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? महक चलो अपने ध्यान दो, पढ़ो। क्वेश्चन लग नहीं रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना। मैंने नहीं बोला। चलिए अब आगे चलते हैं बनाना बॉन्ड के ऊपर। यार इन्होंने मुझसे पूछ लिया तो मैं बता ही देता हूँ, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके सर को सब आता है। ठीक है, चलिए ये है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन की भैया भैया ये बात समझिए भैया, ये है बोरॉन। ठीक है, इनकी वैलेंसी है ऑटोमोशन में 3 से 3 इलेक्ट्रॉन। ये है हाइड्रोजन, कौन था? हाइड्रोजन। ठीक है, अब द थिंग इज इट इज B2H6। क्या है? B2H6। अब अगर तुम बोरॉन को यहाँ पर देखते हो तो बोरॉन BH3 है। क्या है? स्टेबल है क्या? नहीं। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 है कितना? 6। 2 2 4 2 6। अब मुझे लग रहा है इतना तो आप इमेजिन कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। यस सर। पक्का? यस सर। हाँ, अब यहाँ पर देखिए तो ये भी था, एक BH3 और था। क्या था? एक BH3 और था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये बनेगा क्या, एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी एक और हाइड्रोजन था, B2H6 बन गया। अब ये देखो, ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बना। ठीक है, हाँ माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया मैं। चलो अब आप इसको देखिए, ये तो एक बॉन्ड बन सकता है और ये भी एक बॉन्ड बन सकता है। यस बन सकता है ना? यस सर। लेकिन यहाँ पर BH3 है, यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे हुआ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हुआ इस तरीके से कि कहा गया कि आओ एक बॉन्ड बनाते हैं। और एक बॉन्ड, अच्छा एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने? 2। ठीक है, एक सेकंड, चलिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ये बोरॉन, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन। अच्छा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन सेंटर्स कितने हैं? 3। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन सेंटर्स कितने हैं? 3। अब जरा बताइएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन के रिलेशन में है कि नहीं? इस बोरॉन के रिलेशन में देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ भी ठीक है। अब मैडम से जाकर के, ये क्या था? बनाना। टेढ़ा मेढ़ा बनाना बन गया, लेकिन सीधा बनाइए। बनाने जैसा नहीं है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हाँ, जो जिसको जो जो खा रहा वही बता रहा। पीला बनाया ना? हाँ, बनाना। चलो पढ़ो, हो गया? यस सर। अब आते हैं कार्बोनेट आयन पे। इस पर कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो यहाँ पर आती है बात कि टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बोनेट आयन में। तो भैया ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कार्बन पे 4, 6 6 12, 12 4 16 और 2 माइनस 17 18। जरा देखिए, अब यहाँ पर बात आती है 3 है, तो 3 6 18 और 18 और 4 22। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आ गया? स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं? कार्बोनेट है, आता है आप लोगों को कार्बोनेट का स्ट्रक्चर? बोलिए यस नो। ठीक है,
अब ये देखिए, क्या करेंगे बेटा? करो, अब आप कर। चलो पढ़ो, ठीक है। बात समझिए, यस इसको देखिए, इसको 1 2 नई साइड आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 हो गया, यस सर हो गया। यस सर जैसा वो था वही ये भी होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 4 6 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। तीनों ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। इस कार्बन को देखिए, 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है ना? यस सर दिखा कि नहीं? किसको नहीं दिखा? ये देखो कार्बन के रिलेशन में दिख गया, पक्का? ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब सबके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। नेट चार्ज क्या है? 2 नेगेटिव। डन? चाहो तो लिख लो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, आसान है, ठीक है। तो देखो भैया, नॉर्मली इसके पास 2 है, CO3 पे 22 हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज है, 22 और 2 24, ये देखो 24 इलेक्ट्रॉन आ गया। यस सर अभी तो बोला था, हम लोगों ने तो बोल बोल के ही कर लिया था। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6 कितने ऑक्सीजन है? 3। 18। कार्बन की वैलेंस शेल में 18 और 4 और 2 नेगेटिव चार्ज, 24। वो नेगेटिव चार्ज कहाँ रहा होगा? वैलेंस शेल में ही तो रहा होगा। कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कहाँ होता है? वैलेंस शेल में। कौन सी शेल में? हो गया। चलिए जल्दी पढ़िए। ये देखिए, आपके सर ने जो स्ट्रक्चर बनाया बिल्कुल वैसा ही है कि नहीं? अरे देखो ना, O के ऊपर 1 नेगेटिव, उस वाले O के ऊपर भी 1 नेगेटिव। यस सर हमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया, लेकिन मतलब वही था। देखो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जल्दी जल्दी पढ़िए। ये कुछ मॉलिक्यूल है जिनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, H2HOH। बेटा उसका दुख मत देखो, पढ़ो। हाँ, उससे बतिया रहे बेटी, बहन क्या हो गया? हाँ, इधर देखो, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। CCl4 बना पाएंगे कि नहीं? ये सब बहुत आसान है, यस सर ठीक है। बस उनकी वैलेंसी बैलेंस करनी है और सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नियम 2 ही है, ठीक। चलिए, हो गया। पॉकेट डायरी ले आते। स्पेस कंपनी करती है। आखिरी में बेटा लाओ, हम साइन कर देंगे, ऑटोग्राफ हो जाएगा। इतनी छोटी कॉपी में कौन लिखता है गधे? सर रफ कॉपी फिर ये लिखने नोट करते हैं। बेटा इसी में लिखो, कोई अभी स्टार्टिंग 2 बार नहीं लिखा जाता है, स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ दिया जाता है। कभी भी आप कोई भी काम 10 बार करने से कुछ अच्छा हो जाएगा? रियल टाइम में उतना ही एफर्ट किया करिए, स्पेस छोड़ दिया करिए। चले आगे बढ़े। सर एक आपने मैथ पे ठीक है, चलो इसमें ये तो आता है, हम लोगों को आता है ना? अब तो खुद से कर लोगे। चलो, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 अच्छे। अब वाला जो पॉइंट है वही एग्जाम इंपॉर्टेंट है। लुईस, जो भैया लाइव वाले हैं वो भी बता दें, उनको आ रहा है ना समझ में? ठीक है, चलिए आ रहा है। अब इधर देखिए, लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो जो कर रहे थे वो तो पढ़ा दिया, लेकिन एग्जाम में ये आता ही नहीं आता है क्या? ये कौन कौन वायलेट कर रहे हैं? सबसे पहला एग्जांपल है BeCl2। BeCl2 को जब तुम देखते हो तो ये है बेरिलियम। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर सेल में? 2। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 4। तो 2,2 बाहर की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन, तो भैया कहीं क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की ही कमी है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर क्लोरीन 17, तो 2,8, 7, तो बाहर में कितना? 7। चाहिए कितना? 8, मतलब होना चाहिए 8। 8 यस एक बॉन्ड बना दिया। यस सर और ये देखो, ये भी क्लोरीन फिर इधर से से इतना बना दिया पूरा
बना लिया। बना लेंगे BeCl2 इसी तरह ये देखो ये बना हुआ है, बना ली सर। ठीक है। अब देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 होने कितने चाहिए थे? 8 हुआ? यस कहाँ हुआ? नहीं लेकिन ये वायलेट कर रहा है जो तुम्हारा ऑक्टेट रूल है। ये मॉलिक्यूल बनता है यस सर। लेकिन ये मॉलिक्यूल तुम्हारे उस रूल को फॉलो कर रहा है क्या? तो वायलेट कर रहा है ना। अगला एग्जांपल है PCl5। अरे 8 चाहिए था 10 हो गया। देखो फास्फोरस में 5 है, यस सर। एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे से बनाया, तीसरे से बनाया, चौथे से बनाया, 5 कितने हो गए? 10 हो गए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड बने तो कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ कितने होने चाहिए? 8। वायलेट किया। यस सर। चलो कार्बोनेट दिख रहा है, इस डायग्राम को बनाइए। 2 2 4 2 6 2 8 तो फॉलो कर रहा है। इसको कहाँ से डाल दिया? ये गलत समझ डालिए, ठीक है। यस सर। नोट करिए। चलिए तो आयनिक बॉन्ड आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है कोई बात नहीं, बच्चों को आता है। चले आगे बढ़े। ये तो खुद से कर सकते हैं अब आप। चलो एक सिंपल सी बात बता दूं, सिंपल सी बात। आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, बस। ये सही है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑलवेज। ये कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। इसका मतलब HCl में कौन सा बॉन्ड बनेगा? HCl में पोलर कोवेलेंट। कौन सा? क्यों हमने ये पूछा बताइए? तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। आगे हाँ तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आयनिक बॉन्ड, क्योंकि अक्सर आप लोगों को कॉपी में H+ और Cl- देखते हैं तो मिलता है, तब लगता है कि ये तो आयन है और आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। तो पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, हालांकि आयन 100% आयनाइज होता है, ये बात सच है, लेकिन बॉन्ड कोवेलेंट नहीं है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए बोल दिया। NaF, सोडियम क्या है? मेटल। यस क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। नोट करो बेटा एग्जांपल। और देखो इसने एग्जाम इलेक्ट्रॉन किसको दिया? क्लोरीन को। क्लोरीन के पास 8 हो गया, उसके पास 8 हो गया, ठीक है। चलिए NaCl, CaCl2, MgO, कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड। अरे ये क्या, सावन सर ने कैल्शियम सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड बोला, बाई सोडियम सल्फाइड क्यों नहीं बोला? अरे अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर NaS है ना, अगर यहीं पर H2S लिखा होता, सुना है कि नहीं? या फिर अगर आपने में कहीं सुना होगा CaCl2, यस सर। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। CCl4 क्या लिखा है? CCl एक जगह लिखा है CaCl2 और एक जगह लिखा है CCl4। क्या नाम लिखते हैं? दोनों का नाम बोलिए। कैल्शियम क्लोराइड के नीचे, और दूसरे का कार्बन क्लोराइड, ठीक है। नहीं, पहले वाले का आंसर सही है, कैल्शियम क्लोराइड। दूसरे का नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यस चलो इधर देखो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सुना है ना? अच्छा यहाँ पे 4 कार्बन तो टेट्रा बोल दिया, और यहाँ 2 कार्बन तो कार्बन कैल्शियम डाई क्लोराइड नहीं बोला। तो डाई ट्राई टेट्रा शब्द कभी भी आयनिक कंपाउंड्स में या आयनिक कंपाउंड्स में इस्तेमाल नहीं होता, और डाई ट्राई टेट्रा हमेशा किसके भी ऊपर यूज होता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स में। इंपॉर्टेंट बात है, नीचे रखोगे ऑब्वियसली नॉन मेटल Yes, sir. कार्बन Yes. इज नॉन मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट नोट करिए। बस ऊपर का एग्जांपल, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, सब तो आप लोग को आता है, यस ठीक है। आप लोग तो बहुत तेज हैं, ये सब आयनिक बॉन्ड ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है, लिखा है
लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद बताऊंगा कि आपको ये लिखना चाहिए, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात को? हर चीज नोट्स में नहीं लिखी जाती और हर चीज एग्जाम में आती भी नहीं है। अब बात आती है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड वुड प्राइमरली डिपेंड ऑन। क्यों मैं इसको लिखवा रहा हूं? एग्जाम में तो नहीं आएगा, एग्जाम में बिल्कुल आएगा असर्शन रीजन में, ठीक है? आप हमेशा एक चीज को मिस करते हैं कि असर्शन रीजन भी आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है? तो लिखिए असर्शन है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड वुड प्राइमरली डिपेंड ऑन असर्शन। असर्शन का मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? क्वेश्चन के फॉर्म में। ए आता है ना असर्शन रीजन के, असर्शन तो सही था, रीजन गलत था। असर्शन इज द रीजन इज द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन का एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसको बी कहते हैं। ए में आता है कि असर्शन रीजन सही है और रीजन बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरे में होता है असर्शन रीजन बात दोनों सही है लेकिन क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वो बी होता है। तीसरी बात होती है क्वेश्चन सही है आंसर गलत है। चौथा होता है कि दोनों ही गलत है, या अगर जहां पर भी आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया तो आंसर देखने की जरूरत नहीं, ठीक है? 4। और एग्जाम में ज्यादातर क्या आता है? ए और बी, ठीक है? हाँ, तो लिखा हुआ है कि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम, ठीक है? अब देखो मेटल या कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको कहते हैं आयोनाइजेशन। क्या कहते हैं? और इस चीज को होने में जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी एनर्जी, एक ही बात होती है। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, नॉर्मल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, नॉर्मल एटम है, इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए समझो एक इंसान है, उसको दूसरी शादी करनी है, तो अब उस शादी करने के लिए उसको जितने टेंट्रम्स को झेलना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। या एक नॉर्मल इंसान, जैसे राहुल को अक्सर पिक्चरों में डीडीएलजे टाइप की मूवी, हाँ, राहुल को अंजलि से शादी करने के लिए जो टेंट्रम झेलने पड़े, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है? हाँ, चलिए आगे बढ़े। साथ साथ में लिखते रहा करिए, सुनते रहा करिए, समझते रहा करिए, ठीक है? चले अंशुल, आ रहा है बेटवा तुम्हें? चलो एक एग्जांपल है, देखो बहुत अच्छी सी बात है। तुम यार आसानी से इलेक्ट्रॉन हमें दे दो और हम आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो तुम आसानी से इलेक्ट्रॉन तब दोगे जब तुमसे इलेक्ट्रॉन लेने में हमें मुश्किल कम आएगी। आसानी का मतलब है कि हमको एफर्ट कम करना पड़ा। तो आयनिक बॉन्ड में जो मेटल होता है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम, तभी तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो लिखा है कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, क्या है? फेवरेबल कंडीशन यह है कि जो ग्रुप 1 और 2 के मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, लीना कर अभी कब से फरार, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इधर बेरिलियम मैग्नीशियम जो है, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और रेडियम, तो रेडियम की बात ही नहीं करते, ठीक है? बेरियम तक बात करते हैं। कौन किसकी बात करते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी इज द रेडियो एक्टिव। वहां कहाँ जाओगे, न रहोगे तुम, ठीक है? तो क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए जनरली ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट बहुत ही फेवर करते हैं। इट इज फेवर्ड बिटवीन द मेटल ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट, ठीक है? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली ग्रुप 16 या ग्रुप 17 या 6A और 7A, ठीक है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। तो समझ में आई? आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है?
तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले और बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। एक बात समझ में आ गई कि आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, बस अभी बॉन्ड इतना ही नोट करना है। ठीक है, फेवर्ड बाय IE को लो रखो और EGE इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नहीं समझ में आ सकते हम? बॉन्ड बनाने के लिए अब जैसे समझो, मजा आ जाएगी तुमको ऐसे ही। DDLG में जो शाहरुख खान की मम्मी थी वो काजोल को एक्सेप्ट कर रही थी बहुत तेजी से, लेकिन शाहरुख जो क्या नाम है काजोल का जो फादर थे अमरीश पुरी साहब, दे रहे थे क्या? नहीं दे रहे। उनकी आयनाइजेशन थैली बहुत ज़्यादा थी, तभी मुश्किल आई थी। शादी आसानी से कब होगी? जब लड़की का फादर, लड़की के पिता लड़की को आसानी से दे दें और लड़के के घर वाले बहुत तेजी से लड़की को एक्सेप्ट कर लें। हाँ, यही तो है शादी। इसी तरीके से जो मेटल है वो बहुत तेज आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसी इलेक्ट्रॉन को तो नॉन मेटल लेगा। अगर उसको रिलीज करने में बहुत एनर्जी खर्च होगी तो आयनिक बॉन्ड बनाने का मन करेगा क्या? नहीं। अरे यार, इस इंसान को इतनी एनर्जी दे रहे हैं, आयन ही नहीं बना रहा है, क्या लगेगा? इस इंसान को इतनी एनर्जी दे रहे हैं, आयन ही नहीं बना रहा है, और उस इंसान को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया और उसने कहा ले जाओ इलेक्ट्रॉन। कब मजा आएगी? थोड़े इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन दे दें। उस मूवी में दोनों एग्जांपल। हाँ, अच्छा ऐसा भी था क्या? मैंने तो उस मूवी में एक ही तो कैरेक्टर थे, शाहरुख और अंजलि तो थे, वही तो लोग थे। ऐसे ही था बेटा। कुछ मूवियाँ यूनिवर्सल होती हैं, वो सबके लिए बनी होती है, ठीक है? और तुम्हारे टाइम की मूवी बता दो हैं? अभी दिखाते हैं, अभी बताते हैं। चलो ये देखो, हाँ बच्चे कह रहे हैं हमारे टाइम की मूवी नहीं है। आपके टाइप की मूवी कब कैसी आती पता है? मैं बता रहा हूँ कौन सी एक मूवी थी, हीरोपंती। उसमें क्या था? भाई प्लीज, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। भाई ये आपके जमाने की मूवी है। और एक कौन सी मूवी थी तुम लोग के टाइम की? वो शहजादा। चलो उसको माफ किया। आप भी एक देखिए। अरे बात तो सुनो, अभी तो मैं बहुत अच्छी मूवी का नाम देने जा रहा हूँ। आप लोग के टाइम की मूवी है वो करण जौहर टाइप की। कबीर सिंह। नहीं, मैंने देखी है। अरे जिसमें नहीं जिसमें फवाद खान गे रहता है। अच्छा वो शिव मंगल। कपूर एंड सन। अच्छा हाँ। मतलब ये आपके टाइम की मूवीज है। हाँ, कुछ भी हो जाता है। शिव मंगल। और ये ट्यूबलाइट, अरे कौन सी मूवी है यार, बहुत वाहियात थी। राधे। राधे। मतलब सच बताएं, आपके टाइम की मूवियाँ देखने लगो तो उल्टी आने लगती हैं, ठीक है? सर उल्टी करके वो लोग स्क्रिप्ट ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए। आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड मोर इजीली between element with low ionization enthalpy and the element with high negative value of electron gain enthalpy। अच्छा, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है क्या? डेल्टा H EGE मतलब, और इसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव, मतलब एनर्जी खर्च हो रही है। क्या हो रही है? खर्च हो रही है, तभी तो। और आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी देनी पड़ रही है। क्या? डेल्टा H IE क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। और सुनो, नेट वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। यही इंपॉर्टेंट है। नेट वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। जैसी बात है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी तो नेट वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। जैसे -8 एक जगह लिखा हो +2 और इसको प्लस करना है -8 से, कितना आंसर आएगा? -6 आएगा ना। तो नेट वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। नोट कर लो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़े। लिखा भी है, देखो क्या लिखा है
इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए। देखो ना आपके सर ने निगेटिव लिखा है कि नहीं? डेल्टा एच की वैल्यू जहां निगेटिव होती है वो प्रोसेस कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। और लिखा है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, लिखा है ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्या? ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो लिखा है कि आयनिक बॉन्ड will be formed more easily between element with low ionization enthalpy, ठीक है, and element with high negative value of electron gain enthalpy। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। यस सर। जरूरत है? नहीं है? चलिए आगे बढ़े। ऊपर वाला पॉइंट ये वाली लिख लो आज, इतना वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है क्योंकि since complete transfer of an electron from less electronegative atom is required for the formation of ionic bond। चलो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा पीरियोडिक टेबल देखो, मजा आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल सेंटर से जितना लेफ्ट जाओगे मेटालिक कैरेक्टर उतना जितना इधर आओगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या? इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब अगर पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घटेगी। और इधर से इधर आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब मेरी बात को समझिए, जैसे मैंने बात की NaCl, तो ये मेटल है ना? यस सर। तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। और ये नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर आता है और सोडियम यहाँ पर आता है पीरियोडिक टेबल में। नहीं समझ पाए? हाँ आसान है ना? आगे बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। चलो समझ आया यहाँ तक? चले आगे बढ़े। लाइव में बच्चों तुम लोग को आ रहा है? हाँ, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तुरंत पूछ लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है। चलिए अब एक नया टर्म आया, लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो लिखिए, हायर द लैटिस एंथैल्पी लीड टू द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये सारी चीजें आपको असर्शन रीजन में काफी मदद करेंगी, ठीक है। ऐसे लिखिए लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। बस जाहिर सी बात है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इतना कौन लिखेगा? यस, ठीक है। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आगे बढ़ जाए? यस। चले, हो गया सत्यम? लाइव में बच्चों आ रहा है? चलिए, तो व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी? एक्चुअली लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी है क्या? तो इट इज डायरेक्ट मेजर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। इट इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, ठीक है। चलिए, अब आती है बात द लैटिस एंथैल्पी। सोडियम क्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी होती है -788 किलो जूल पर मोल। लिखना नहीं है, ठीक है। हाँ, जब मैं बोलूँ तभी लिखिए। चलिए, ये इंपॉर्टेंट लिखिए, सारी चीज एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। दिख रहा है आप लोगों को? सबसे पहला पॉइंट, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। दूसरा पॉइंट, जो इसकी क्रिस्टल लैटिस है इट इज रेगुलर होती है। कैसी होती है? रेगुलर। अच्छा, दो तरीके के सॉलिड होते हैं, एक पनीर इज अ सॉलिड, चीज, यस सर, पनीर इज अ सॉलिड एंड आयरन इज अ सॉलिड एज वेल। अच्छा, एक बार बताओ, पनीर, कितनी बड़ी पनीर तुम उठा सकते हो बिना टूटे? आपने पनीर उठाई और पनीर टूटी नहीं। आपने इससे ज्यादा पनीर उठाओगे टूट जाएगी अपने आप। यस सर।
पक्का? और इतना बड़ा रॉड या उतना बड़ा रॉड या कितना बड़ा रॉड उठा सकते हो, टूटेगा नहीं। ये होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और एक चीज होती है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जब मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट एकदम सही ओरिएंटेशन में होगा तो जो ऑर्डर बनेगा वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनेगा। और जब नहीं है तो इनको कहेंगे कैसा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा सॉलिड? और दूसरा सॉलिड कैसा हो गया? एमोर्फस सॉलिड। कैसा सॉलिड? एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। और जबकि पनीर में जो चीज का अरेंजमेंट है वो इररेगुलर होता है। थोड़ा सा पनीर तोड़ोगे तो तुमको उसका शेप इररेगुलर दिखेगा। चलो आज टिफिन वाले भैया से कह देना आज छोला भटूरा आएगा। अरे क्या बात। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट मतलब ऐसी स्पीसीज जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो? जीरो ना हो। पता है ना? जैसे पानी। और लिखा है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। आगे की बात लिखी है कि बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एक्वस सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ धीरे से हीट भी लिख दिया करो, काम ही आएगा। आयनिक रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है और ये कभी भी आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं होते। इसका मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है कि नहीं होता है? ठीक है, नॉट पॉसिबल। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? जल्दी से नोट करिए, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तेज गुड। ठीक है। सबसे आखिरी जो आखिरी इंपॉर्टेंट है, डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। एक सेकंड। चलिए, ठीक है। हो गया नोट? सबने नोट कर लिया? कुछ बचा है बेटा? चलिए नोट करो। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब इसके आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट्स करिए। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट, नोट कर लेंगे। चलिए, व्हाई सोडियम क्लोराइड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। क्या नहीं होता? आयंस आर नॉट फ्री। ठीक है, नोट करिए, जल्दी नोट करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। यही एग्जाम का क्वेश्चन है। अभी आप कह रहे थे कि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है और अभी आप कह रहे हैं कि कंडक्ट नहीं करा रहा है। तो एक्वस स्टेट मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट कराता है क्योंकि फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, और सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते हैं। चलें आगे बढ़े। कौन सी बात है?
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, आंसर क्या है कि जो आपके आयंस है वो सॉलिड स्टेट में फ्री नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है, why silver nitrate gave white precipitate with sodium chloride solution but not with CCl4? ये बता पाएगा क्या? अरे जस्ट पढ़ा है, आंसर आपको ऐसे ही आता है। हाँ, सोल्यूशन मत देखिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आंसर मत देखिए, आंसर देखने की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे ऐसे ही तेज हैं। CCl4 कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। क्लोरीन नॉन मेटल है। चलिए इधर देखिए, इधर कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। अब देखो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, पूछो कैसे? कहेंगे ऐसे। आप यहाँ पर बनाइए पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर आएगा ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आ रहा है? यस सर। बात को समझिएगा। कार्बन, अच्छा सेंटर से जितना लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, उतना कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? नॉन मेटल। उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की क्लोरीन? क्या? क्लोरीन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये लीना और ये MENA। ये सच है, आप लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन सच में हमारी एक मुंह बोली बुआ है और उनका ये नाम है। तो बेटा देखो, किसी से भी रिश्ता जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, भले रिश्ते ओरिजिनल होना हो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। यस सर। ये हो गया। इसको जितना ये इधर जा रहा है उतना ये इधर जा रहा है, जितना ये इधर जा रहा है उतना ये इधर जा रहा है। नेट मूवमेंट किधर होगी? कहीं नहीं। एफ नेट जो है मूवमेंट, नेट मूवमेंट किसी साइड, जिस इधर से जा रहा है उतना ही उधर जा रहा है, नेट मूवमेंट जीरो। तो ऐसी स्पीसीज जिसका नेट मूवमेंट जीरो होता है, डाइपोल मूवमेंट, उसको क्या कहते हैं? नॉन पोलर कहते हैं ना। यस सर। इधर देखो, इधर सिल्वर नाइट्रेट मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है, तो कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक। मतलब पानी के अंदर डालोगे तो आयन बनेगा। यस सर। सिल्वर आयन बनेगा, नाइट्रेट आयन बनेगा। तो भैया ये कैथोड एनोड की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा? कैटायन जो है कैथोड की तरफ भागेगा, एनायन एनोड की तरफ भागेगा। मतलब किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगी ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पोलर। हाँ, चिल्ला चिल्ला पढ़ो। नहीं मजाक नहीं, चिल्लाएंगे नहीं। तो नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अभी आपको दिखाया फिर से। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो गई? पोलर। तो ये इसके साथ मिसिबल है क्योंकि पोलर पोलर। यस। पोलर सॉल्वेंट में ही पोलर स्पीसीज जो है सॉल्युबलाइज होगी, सॉल्यूट। ये इसमें क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। लेकिन ये इसमें मिक्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या? लाइक डिसॉल्व लाइक। क्यों, आप लोगों ने सुना नहीं है क्या? एक जैसे मिजाज के लोग साथ में बैठते हैं। यस। तो चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल बेटा। ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको लिखना है वो नोट कर लीजिए। चले आगे बढ़ते हैं। नोट करना है बेटा, कर लो। चलिए चलिए, एक बात लिखी है कि लैटिस एनर्जी इन क्रिस्टल। तो लिखिए एनर्जी रिलीज व्हेन रिक्विजिट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव गैसेस और आयंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसे वो क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। आता नहीं है एग्जाम में ये सब। आयनिक कंपाउंड इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ ऑर्डरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। जैसी बात है, आयनिक कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन लैटिस में बन रहा है, तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ही तो होगा। ठीक है, कैटायन एंड एनायन हेल्ड टुगेदर बाय कूलम्बिक इंटरैक्शन एनर्जी। तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड में आयंस के बीच में? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, चले आगे बढ़ो। नहीं सर, एक मिनट। नोट कर लीजिए, जिसको जल्दी जल्दी नोट करिए, डालिए कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे लिखा है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल कंट्रीब्यूशन या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड में जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयरिंग करी, अब इनके पास भी 2 हो गया और इनके पास भी, दुनिया को दिखाने के लिए 2 हुआ। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की ताकत सेम है ना, दोनों एलिमेंट ही सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? 0। लेकिन अगर तुम CCl कार्बन और क्लोरीन के बीच में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, देखो ऐसा जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पर जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको पहले। OH ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो बॉन्ड बना, इट इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो वहां डाइपोल मोमेंट भी तो 0 होगा। तो जो स्पेसीज बनेगी वो क्या होगी? नॉन पोलर। जनरली बाइमॉलिक्यूलर स्पेसीज, कैसी स्पेसीज? बाइमॉलिक्यूलर स्पेसीज, या जिसमें सेम एलिमेंट से मिलकर के बना है, उसको क्या, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है। वो क्या होती है? जैसे O2, N2, H2, Cl2। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे H2O, ठीक है, CO2 एक एग्जांपल है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का। इवन जो है हेटेरोएटॉमिक है, 2 डिफरेंट एटम से मिलकर के बना है, फिर भी पोलर है। क्यों नॉन पोलर है? नॉन पोलर है क्यों? क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। हम लोग ने CO2 पढ़ा है ना, नॉन पोलर है ना। तो नॉन पोलर स्पेसीज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या क्या पढ़ा है आपके सर ने? H2O, N2O, HO और CO और NO कल पढ़ाया था ना। पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। ठीक है, ठीक है, अब मेरी बात को समझिए, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, केवल ये लिखिएगा बस, सब लिखने की जरूरत नहीं। देखो 287 बॉन्ड बना, अब दुनिया को बताने के लिए 288, दुनिया को बताने के लिए 288। कोई दिक्कत? सब तो आता है मेरे बच्चों को। अब बात आती है कि बोथ क्लोरीन एटम अटेन आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। अरे देखो ना, यस सर। ये इतना इसका था, समझ रहे हो? यस सर। अब ये 8 दुनिया को दिखाने के लिए, ये 8 दुनिया को, तो ये क्या हो गया 2,8,8 ना। पहले क्या था? 2,8,7 था ना। एक इलेक्ट्रॉन इसका वाला आ गया ना। यस। अब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन तुम्हें समझ में आया? आसान है। नो मेटल इन्वॉल्व इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट ऑलवेज। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनेगा। आगे बढ़े। यस सर। हो गया? यस चलिए, लिखा हुआ है। अब
टाइप ऑफ बॉन्ड की जब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो सिंगल भी हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और डबल बॉन्ड क्या है, तो ओ डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। तो कई तरीके के बॉन्ड हो सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या होता है कि वन इफ व्हेन टू एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब दोनों का मिला करके एक पेयर इलेक्ट्रॉन बना, क्या दोनों का मिला करके एक पेयर, तो एक ने दिया होगा एक दूसरे ने, तो मतलब जरूरत नहीं है लिखने की, मुझे लगता है इतना तो बच्चों को आता है ना। केवल ये नोट कर लो बस, क्या ये सब ये मन नोट करो, क्या ये सब नोट करोगे, हाँ बस ऊपर वाली लाइन लिख लो, एग्जांपल लिख लो, हो गया। मतलब ये तो तुम लोगों को बल्कि केमिस्ट्री से हटवा देना चाहिए कि यार हमारे लेवल की चीजें, मतलब ये सब पढ़ाने के टाइम लगता है कोई भी कर लेगा, तुम लोग को थोड़ा सा रफ एंड टफ चीजें करने में मजा आएगी। हाँ बिल्कुल नहीं। चलो चले आगे बढ़ते हैं। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अब इसमें क्या बता दूं मैं, एक एक दो एटम दो पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, हाँ ठीक है। ये सब मतलब लिखना ही नहीं है, ये नहीं आता तो फिर क्या सिलेक्शन होगा, ठीक है। एग्जामिनर से बोलो, मैसेज डालो एकदम ट्विटर पे, एनडीओ को टैग करते हाँ थोड़ा टफ पेपर बनाओ सर रहने दे। मेरे लेवल का। चलो इधर देखो, चलो मजाक मजाक मजाक, सीरियस मत लेना, सच में टफ बन गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इन सम कंपाउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8। क्या लिखा है कि कुछ कंपाउंड में ऐसा देखा गया, जैसे कि हम लोगों ने BCl2 देखा था, यहाँ पर BH2, LiCl, BCl3 लिखा है। दिस इज स्पेशली द केस विद द एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल है लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड एंड बोरान क्लोराइड, BCl3। नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नॉर्मल चीजें आए ना आए, एक्सेप्शन जरूर आएगा।